हेलो गाइस, वेलकम टू कडेक्सा। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं फॉर एनी इकोनॉमी, वेदर इट इज यूएस, यूके और इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सो a central bank is the institution that controls the issue of currency, regulates credit, manages the nation's money supply, oversees monetary policy and ensures the stability of the financial system. So एक सेंट्रल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए, जो करेंसी इशू करता है, मैनेज करता है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ओवरसीज मॉनेटरी पॉलिसी और इंश्योर करता है इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक। सो क्या आरबीआई के अलावा कोई अदर बैंक करेंसी इशू कर सकता है, मतलब करेंसी बना सकता है? नहीं, राइट? ना एचडीएफसी, ना आईसीआईसीआई, ना एसबीआई, किसी के पास भी वो राइट नहीं है कि करेंसी बना पाए। ये राइट बस एक सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास है। और सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो रेगुलेट करता है क्रेडिट और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो मान लो क्रेडिट मतलब लोन। अगर लोन महंगा हो जाए, मान लो कि आपको इससे पहले 9% का इंटरेस्ट देना पड़ता था अगर आप लोन लेते हो, पर अभी वो बढ़ के 12 या 15% हो गया है, तो ऑब्वियसली बहुत कम लोग लोन लेंगे। उसी हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट कम गया है, मान लो 12 से आके 7, 8 या 9% हो गया है, तो बहुत ज्यादा लोग जाएंगे बैंक को लोन लेने के लिए। और उसी हिसाब से एक सेंट्रल बैंक मनी फ्लो इन द इकोनॉमी और क्रेडिट को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक इकोनॉमी में बने रहे। मतलब कि ना ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, मतलब कि मनी फ्लो इन द इकोनॉमी ना ज्यादा बढ़ जाए ना ज्यादा कम जाए। इसे इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक सेंट्रल बैंक का होता है। तो चलो देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एज वी हैव टॉक्ड, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स का है फेडरल रिजर्व, यूरोपियन यूनियन का है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूनाइटेड किंगडम का है बैंक ऑफ इंग्लैंड। सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल बैंक का हर एक फंक्शन को इन डिटेल समझते हैं। सो पहला फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज इशूइंग करेंसी। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू लीगल टेंडर एक्सेप्ट स्मॉल कॉइन्स इन सम कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया only RBI can issue currency notes while the government of India issues 1 rupee note and coins. So ये क्या बोल रहा है? सेंट्रल बैंक ही वो अथॉरिटी है या फिर वो इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी छाप सकता है या फिर बना सकता है। उसके अलावा कोई और अथॉरिटी ना करेंसी छाप सकता है ना बना सकता है। अगर हम लोग आरबीआई का बात करें तो आरबीआई इंडिया में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के लिए करेंसी छाप सकता है। उसके अलावा बस 1 रुपी नोट हो जाए या कॉइन हो जाए, वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और क्या करता है एक सेंट्रल बैंक? वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हम लोग जानते हैं एक इकोनॉमी के लिए ना ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा है ना डिफ्लेशन अच्छा है, और उसे कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक के पास है। और उसे कंट्रोल सेंट्रल बैंक कैसा करता है? विद टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जिसे हम लोग आगे चल के इन डेप्थ समझेंगे अपने अपकमिंग वीडियोज में। So, for example, RBI increases repo rate to reduce inflation by making borrowing costlier. So, वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है? Let's suppose होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम गया है। मान लो पहले था 12%, अभी कम के हो गया है 9%। उससे क्या होगा? ज़्यादा लोग बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए ताकि घर खरीद पाए, और इससे क्या होगा? डिमांड मार्केट में बढ़ने लगेगा
और मनी फ्लो भी बढ़ने लगेगा। इसका मतलब लोगों के पास पैसा है और वो घर खरीदना चाहते हैं। पर ऑन द अदर साइड लैंड तो लिमिटेड है, वो तो नहीं बढ़ने वाला। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ने के कारण लैंड का प्राइसेस भी बढ़ने लगेगा। एज वी हैव स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, व्हेन डिमांड राइजेस प्राइसेस आल्सो राइजेस। सो नाउ आरबीआई विल स्टेप इन और इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाएगा थ्रू टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जिसके थ्रू की वो एक इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है। सो अभी तीसरे फंक्शन पे चलते हैं, रेगुलेटिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। supervises commercial banks, cooperative banks and other financial entities, ensure they follow rules and maintain liquidity. For example, RBI sets guideline for loan disbursement, priority sector lending and bad loans, that is NPS. So basically एक सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो बैंक्स लाइक कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, सबको रेगुलेट करता है। वो इंश्योर करता है कि हर एक बैंक रूल्स फॉलो कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है और हर एक कस्टमर को इक्वली ट्रीट कर रहा है। और मान लो कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर के को ज़्यादा कुछ फोकस कर रहा है, दूसरे सेक्टर पे नहीं कर रहा है, ऐसा ना हो। सो नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन आरबीआई में रेज इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस डिमांड। सो जैसे हम लोगों ने बात किया हुआ है कि आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर को यूज करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखता है एक इकोनॉमी में, क्योंकि एक इकोनॉमी के लिए ना ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छा है ना ही डिफ्लेशन। मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द नेशनल करेंसी इन ग्लोबल मार्केट, मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। For example, RBI intervenes in the forex market to stabilize the rupee against the dollar. चलो इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा होगा कि रुपी का वैल्यू गिरते जा रहा है अगेंस्ट डॉलर। मान लो $1 के अगेंस्ट अभी 86 रुपये चल रहा है। सो जो बिजनेसेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, तो क्या होगा, अगर मान लो एक बिजनेसेस इंपोर्ट करता है कहाँ से, यूएस से, रुपये का वैल्यू गिर गया है, मान लो 84 से 86 हो गया है, तो क्या होगा, उसको ₹2 महंगा देना पड़ेगा। उसी हिसाब से जो एक्सपोर्ट करता है उसे ₹2 कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करता है आरबीआई, बेसिकली वो उनके पास होता है यूएसडी का रिजर्व्स, माने यूएस डॉलर्स का रिजर्व होता है। वो क्या करता है कि मार्केट में बेचना शुरू करता है, जिससे क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, जिससे कि हम लोग जानते हैं कि अगर सप्लाई ज़्यादा होता है तो फिर प्राइसेस नीचे गिरता है। तो अगर यूएस डॉलर का सप्लाई ज़्यादा होगा मतलब उसका वैल्यू नीचे गिरेगा, तो इन टर्न क्या होगा, इंडियन रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा। और इसी हिसाब से एक सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज में भी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिक्स्थ फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, provide emergency funding to central banks during crisis. For example, if a big bank is facing liquidity problem, RBI can lend money to prevent collapse. So आप लोगों ने येस बैंक के बारे में सुना होगा, which was in a verge of collapse. So RBI ने क्या किया था उस टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा था कि लोग पैनिक विड्रॉल में लगे हुए थे, यानी वो लोग डरे हुए थे कि कहीं ये बैंक डूब ना जाए, इसके कारण वो लोग पैसा निकालने पे जुटे हुए थे। तो आरबीआई ने क्या किया कि विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया और वो हर एक बैंक लाइक एसबीआई हो जाए, इन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया और फंड इकट्ठा करके येस बैंक को प्रोवाइड किया सो दैट येस बैंक ना डूबे। सो आखिरी फंक्शन पे चलते हैं, दैट इज मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, prevent financial fraud, bank failures and systemic risks, ensure smooth functioning of payment systems like UPI, NEFT, RTGS in India.
For example, RBI introduces guidelines to prevent scams like the PMC bank scams. So as we know कि RBI हर एक बैंक इन इंडिया को रेगुलेट करता है. सो बेसिकली मान लो कोई एक फ्रॉड ना हो या फिर बैंक फेलियर ना हो, वो डिफरेंट रेगुलेशंस बनाता है. फॉर एग्जांपल KYC, दैट इज नो योर कस्टमर, ये रूल आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया और ये मैंडेटरी है हर एक बैंक को फॉलो करने के लिए. अगर बैंक फॉलो नहीं करता तो फिर उनको पिनलाइज किया जाता है. वैसे ही देयर आर डिफरेंट रेगुलेशंस जिसके थ्रू कि एक बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि बैंक वो रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करे. और इस तरीके से वो ट्राई करता है सेंट्रल बैंक कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बने रहे, लोगों का पैसा सेफ रहे, और थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी पॉलिसीज वो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी भी बने रहे. तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट इज ए सेंट्रल बैंक. और हम लोगों ने समझा कि why central bank is so important for any economy. बेसिकली सेंट्रल बैंक का हर एक डिसीजन हर एक इंसान को इम्पैक्ट करता है. वो इंपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू बैंक्स टू इकोनॉमी, हर एक इंसान को इम्पैक्ट करता है.